हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें अभी हम डील करने वाले हैं आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो 2020 की है ना। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने स्कूल एजुकेशन के बारे में देखा था। आज के सेशन में हम लोग ये पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया था, जब एनईपी 2020 को देखेंगे तो उसके 4 सेक्शन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है और पार्ट 1 कवर कर लिया है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि हायर एजुकेशन, या हायर एजुकेशन आपके पार्ट 2 के अंदर आता है। ठीक है, जिसमें कई सारे इसके सब पॉइंट्स हैं, लाइक क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के बारे में क्या क्या चीजें हैं, इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन towards a more holistic and multidisciplinary reimagining vocational education, teacher education, transforming regulatory system, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, इतने जितने भी पॉइंट है, इन सब के अंदर काफी ज्यादा डिटेल में बहुत सारी बातें भूली गई हैं। मतलब हर एक पॉइंट के अंदर आपको काफी सारे पॉइंट अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे वही पॉइंट डाले हैं जो जस्ट एक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, की पॉइंट की तरह। मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। मतलब जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, वैसे मैंने एनईपी का डॉक्यूमेंट पूरा शेयर कर रखा हुआ है चैनल पे। अगर पूरा रीड करना है, एक बार तो आपको रीड करना ही चाहिए। 66 पेजेस का है, एक बार ऊपर से ही एक बार उसको देखना चाहिए। ठीक है आपको, और इसका जो पीडीएफ होगा ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ शेयर भी कर दूंगी आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपका की पॉइंट में ही रहेगा। मतलब जो चीजें इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट तो मैं नहीं कहूंगी, ये जो चीजें जो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बस मैंने उसको ही यहाँ पे डाला है। ठीक है, और आप लोग भी देखिएगा, क्योंकि हो सकता हो कुछ पॉइंट ऐसे हों जो मेरे से भी मिस हो गए हों, तो आप लोग भी जब डॉक्यूमेंट को पढ़िएगा तो उसमें हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, क्या है, क्वालिटीज यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। मतलब क्वालिटी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के बारे में बात की गई। इसमें जो इनका विजन था वो क्या था, न्यू फॉरवर्ड लुकिंग विजन क्या था इनका, न्यू फॉरवर्ड लुकिंग विजन था फॉर इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें इन्होंने क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के बारे में बात की। ठीक, इनका जो मेन एम था हायर एजुकेशन का, ठीक है, जो हायर एजुकेशन था वो कैसा होना चाहिए, नॉलेज, मतलब नॉलेज क्रिएशन उसका बेसिस होना चाहिए, नॉलेज क्रिएशन, इनोवेशन। ठीक है, ये सब क्या होना चाहिए, हायर एजुकेशन का बेसिस होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है वहां पे, ये जो ग्रोइंग नेशनल इकोनॉमी है वहां पे ये कंट्रीब्यूट करता है, ये रिप्रेजेंट करे कि जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा हो, वाइब्रेंट हो, सोशली एंगेज्ड हो, कोऑपरेटिव हो, कम्युनिटीज हो, और हैप्पियर, कोहेसिव, कल्चर्ड, प्रोडक्टिव, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव एंड प्रॉस्परस नेशन। ठीक है, गिवन जो इसमें सबसे पहली बात इसमें यहाँ पे ये बोली गई कि ये तो आपको समझ में आया ना कि ये विजन में की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग विजन के बारे में बात करें, एक नई फॉरवर्ड लुकिंग विजन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे इनका मतलब क्या है कि जो 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वहां पे हमें ऐसी हायर एजुकेशन देनी है, ऐसी क्वालिटी एजुकेशन देनी है जिसका एम होना चाहिए टू डेवलप गुड, थॉटफुल, वेल राउंड एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल। मतलब ये जो 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट है, जो जरूरतें हैं, उसके लिए हमें क्वालिटी हायर एजुकेशन देने की जरूरत है, और जिसका एम होना चाहिए कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी को डेवलप किया जा सके, गुड हैबिट्स को डेवलप किया जाए, गुड थॉट्स को, ओवर वेल राउंडेड डेवलपमेंट हो उनका। इट मस्ट इनेबल एन इंडिविजुअल टू स्टडी वन और मोर स्पेशलाइज एरिया। यहाँ पे सिर्फ एक स्पेशलाइज एरिया मतलब पे फोकस नहीं किया गया, एक से ज्यादा जो स्पेशलाइज एरिया है जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, डीप लेवल पे जाके जो जिसमें वो नॉलेज को डेवलप कर सके, उसको एम्फेसाइज किया गया। एंड ऑल्सो डेवलप कैरेक्टर, एथिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज होती है, इंटेलेक्चुअल जो क्यूरियोसिटी है, साइंटिफिक टेम्पर, क्रिएटिविटी, स्पिरिट ऑफ सर्विस, इन सारी चीजों को यहाँ पे एम की तरह रखा गया कि जो क्वालिटी हायर एजुकेशन हो उसका ये एम होना चाहिए कि ये सारी चीजों को वो डेवलप करें। ठीक है, एंड 21st सेंचुरी कैपेबिलिटीज अक्रॉस अ रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स, लाइक साइंस है, सोशल साइंस है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, लैंग्वेज है, प्रोफेशनल, टेक्निकल, वोकेशनल सब्जेक्ट्स। ठीक है, इन सबको मल्टीपल जो डिसिप्लिन है इनको इंक्लूड किया गया है। A quality higher education must enable personal accomplishment। यहाँ पे जो quality higher education है वहाँ पे personal accomplishment की भी बात की गई है।
इनलाइटमेंट, कंस्ट्रक्टिव, पब्लिक एंगेजमेंट एंड प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी के टूवर्ड्स, ठीक है। हमारा पर्सनल अकम्पलिशमेंट भी होना चाहिए, इनलाइटमेंट भी, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट भी होना चाहिए पब्लिक सोसाइटी के साथ, प्रोडक्टिव होना चाहिए टूवर्ड्स द सोसाइटी। इट मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग लाइफ, मतलब ये स्टूडेंट्स को एक सेटिस्फाई, एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। उनकी जो वर्किंग रोल्स हैं इनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दें, ठीक है। अगर सोसाइटी लेवल पे बात करें तो हायर एजुकेशन मस्ट enable the development of enlightened, socially conscious, knowledge and skilled nation that can find and implement robust solution to its own problem, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने कुछ मुझे इस वाली स्लाइड में इंपॉर्टेंट लगा इनके इस विजन को देख करके, तो उन चीजों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। और भी इसमें बातें और भी बहुत सारी की गई हैं, लेकिन जो चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैंने उसको रेड से यहाँ पे हाईलाइट किया है, ठीक है। फिर कुछ अब ये जो इनका विजन था कि न्यू एंड फॉरवर्ड लुकिंग विजन, उसके लिए कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कई सारे जो प्रॉब्लम्स थे, मेजर प्रॉब्लम्स थे जो करंटली हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम इंडिया में फेस कर रहा है। जो हमारे इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम है वो कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था, ठीक है। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब उसके लिए कैसे, अब कौन कौन से मतलब इनिशिएटिव्स लिए गए, ये सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। देखो, सेवरली फ्रेगमेंटेड हायर एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, मतलब यहाँ पे जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, फ्रेगमेंटेड है, फैला हुआ है, ठीक है, फ्रेगमेंटेड है, इधर उधर है, ठीक है। ये पहला इनका प्रॉब्लम था। लेस एम्फेसिस दिया जा रहा था डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स एंड लर्निंग आउटकम्स, मतलब जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं और उनकी जो लर्निंग आउटकम्स है उस पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा था। रिजिड सेपरेशन था, ठीक है। जो भी डिसिप्लिन है लाइक साइंस है, आर्ट्स है, आपका ह्यूमैनिटीज है, उन सब के बीच में कैसा था, रिजिड सेपरेशन था, ठीक है। ये भी एक तरीके का यहाँ पे ये प्रॉब्लम था इनका। विद अर्ली स्पेशलाइजेशन एंड स्ट्रीमिंग ऑफ स्टूडेंट इनटू अ नैरो एरियाज ऑफ स्टडी, ठीक। तीसरी बात, लिमिटेड एक्सेस पर्टिकुलरली इन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरियाज विद फ्यू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट दैट टीच इन लोकल लैंग्वेज। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी यहाँ पे कि जो हमारे सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरियाज हैं वहाँ पे एक्सेस ही नहीं था हायर एजुकेशन का। अगर जहाँ पे था भी तो वहाँ पे वो लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन नहीं देते थे, तो एक तरीके से यहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम लैग करता था। और लिमिटेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, और जो टीचर्स हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशनल है उनको ऑटोनॉमी नहीं थी, ठीक है। उनको खुद से डिसीजन लेने का वो मतलब फ्रीडम ही नहीं थी, ऑटोनॉमी नहीं थी, ठीक है। इनएडुकेट जो मैकेनिज्म है, मतलब मेरिट बेस्ड जो करियर मैनेजमेंट है और जो प्रोग्रेशन है फैकल्टी का, इंस्टीट्यूशनल लीडर्स का, तो ये भी क्या है, एक तरीके का इनका प्रॉब्लम था। लेसर एम्फेसिस दिया जा रहा था रिसर्च पे, ठीक है, इस पे रिसर्च पे एट मोस्ट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, एंड लैक ऑफ कॉम्पिटेटिव पीयर रिव्यूड, देखो पीयर रिव्यूड जो रिसर्च है उस पे भी ये मतलब वहां पे भी जब रिसर्च पे ही नहीं ध्यान दे रहे हैं तो पीयर रिव्यूड जो रिसर्च होते हैं उन पे कहाँ से, उनके लिए फंडिंग ही नहीं हो पाती थी, मतलब उतनी ज्यादा फंडिंग, बहुत कम फंडिंग होती थी, तो ये भी एक तरीके का इनका प्रॉब्लम था। सब ऑप्टिमल जो गवर्नेंस थे, लीडरशिप थी हायर एजुकेशन में, इनइफेक्टिव जो रेगुलेटरी सिस्टम था, लार्ज एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज जो होती थी, मतलब जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज होती थी जिसकी वजह से क्या होता था, लो स्टैंडर्ड होता था अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन का, ठीक है। तो ये सारी क्या है प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से ये सारी चीजों को सही करने के लिए एक नया क्वालिटी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज को बनाया गया जिसका विजन था अ न्यू एंड फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। ये हाँ, दिस पॉलिसी envisions a complete overhaul and re-energizing। इसने क्या किया, ये जो पॉलिसी थी पूरी तरीके से ओवरहॉल किया, ठीक है। जो भी हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था उसको पूरी तरीके से उसकी ओवरहॉलिंग की, जो हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम था, और जो ये जो ओवर चैलेंजेस थे उनसे क्या किया, ओवरकम किया, ठीक है। उनसे कम किया कैसे, हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन सिस्टम को प्रोवाइड डिलीवर करके। मतलब यहाँ पे ये बात सिंपल सी ये बोली जा रही है, ये जो पॉलिसी है वो एक तरीके का मतलब इसने दिस पॉलिसी इनविजन्स था, मतलब इन कंप्लीट ओवरहॉल एंड री एनर्जाइज किया हायर एजुकेशन सिस्टम को, जिससे कि वो निकल पाए, ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सब से वो निकल पाए, ठीक है। इन सब से वो क्या कर पाए, निकल पाए, और हायर क्वालिटी की एजुकेशन वो दे पाए, ठीक है।
जिसके लिए दिस पॉलिसी विजन्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग की चेंजेस, जिसके लिए उसने करंट सिस्टम में कई सारी चेंजेस लेके आई। ये चेंजेस कौन कौन से थे? पहला ये था, ठीक है, ये जो चेंज, देखो ये जो प्रॉब्लम है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम थी इसी का ही सोल्यूशन उधर लेके आया गया है कि कौन कौन से चेंजेस लाए गए हैं यहाँ पे, ठीक। पहला पॉइंट यहाँ पे ये बोल रहा है, मूविंग टुवर्ड्स अ हायर एजुकेशनल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज। हमें क्या करना है? एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज को बनाना है, यहाँ पे उसकी तरफ मूव करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस की तरफ मूव करना है, विद एटलीस्ट वन इन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी हो या फिर कॉलेज हो, कम से कम एक तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो कैसा होना चाहिए? लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब इंडियन लैंग्वेज में होना चाहिए। ये पहली बात बोली, ठीक है। जिससे जो एक्सेस नहीं हो पा रही है, मतलब जो सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन है, ठीक है, वहां पे जो एरियाज है वहां पे क्या हो रहा है कि उनको कॉलेजेस नहीं है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे उनको वो चीज को दूर किया जा सकता है। उसके अलावा जब रीजनल लैंग्वेज में होंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी। मूविंग टुवर्ड्स अ मोर मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स अ फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। वहां पे क्या हो रहा था? लैक कर रहा था। अब हमें यहाँ पे जब यहाँ पे चेंजेस की बात आई तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी दी जा रही है। रिवैम्प करना है करिकुलम को, फिर से पेडागोजी को, असेसमेंट को, स्टूडेंट के सपोर्ट को, जिससे स्टूडेंट क्या कर पाए, जो भी उनका एक्सपीरियंस है उसको इनहेंस किया जाए। ये जो वर्ड्स लिखे ना, रिवैम्पिंग, रीअफर्मिंग, जैसे यहाँ पे एक वर्ड और लिखा था आपका, किधर गया ये रहा, री एनर्जाइजिंग, है ना। तो ये वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना, ये जो शब्द होते हैं सही आपके एग्जामिनेशन में ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। रीवैम्पिंग रीअफर्मिंग द इंटीग्रिटी ऑफ फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप पोजीशन थ्रू मेरिट अपॉइंटमेंट, किसके थ्रू? मेरिट अपॉइंटमेंट के थ्रू, एंड करियर प्रोग्रेशन बेस्ड ऑन द टीचिंग रिसर्च एंड सर्विसेज। फिर बोला जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। यहाँ पे एनआरएफ को इस्टेब्लिशमेंट करने की बात की गई, जो वो क्या करेगा, जो पीवर मतलब यहाँ पे वो जो मतलब ये फंड करेगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग पीयर रिव्यूड जो रिसर्च होती हैं एक्टिवली, या एक बीज की मतलब बीज को बोने के, ये एनआरएफ क्या करेगा? एक रिसर्च की जो बीज है उसको बोने का काम करेगा, फंडिंग करेगा जो भी पीयर रिव्यूड है रिसर्चेज है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, और ये हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक बीज की रिसर्च का जो बीज है उसको बोने का काम करेगा। गवर्नेंस जो है हायर एजुकेशन का बाय हाईली क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट बोर्ड होंगे। कैसे बोर्ड्स होंगे? इंडिपेंडेंट बोर्ड होंगे, जिनको एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जाएगी। लाइट बट टाइट, ठीक है, रेगुलेशन कैसा होना चाहिए? लाइट बट टाइट होना चाहिए रेगुलेशन बाय सिंगल रेगुलेटर, ठीक है। यहाँ पे सिंगल रेगुलेटर, अभी आगे हम लोग इसको देखेंगे भी, सिंगल रेगुलेटर वाली चीज, सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन। इंक्रीज करना है एक्सेस को, इक्विटी को, इंक्लूजन को थ्रू अ रेंज ऑफ मेजर्स इंक्लूडिंग ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर आउटस्टैंडिंग पब्लिक एजुकेशन, स्कॉलरशिप बाय प्राइवेट philanthropic यूनिवर्सिटीज फॉर डिसएडवांटेज एंड अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए। ऑनलाइन एजुकेशन की बात की गई, ओपन डिस्टेंस लर्निंग की बात की गई, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और लर्निंग मटेरियल है वो एक्सेसिबल होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए लर्नर विद डिसेबिलिटीज को। तो ये सारे यहाँ पे चेंजेस लाए गए इस पॉलिसी के अंदर, ठीक। अब ये पहला पॉइंट था, इधर आओ, ये था आपका क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस का, ठीक है। ये पहला पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, करंट प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और उनको कैसे फिर से री एनर्जाइज किया गया, ठीक है, ये चीज यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है आपका इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन, ठीक। अब यहाँ पे देखो, आपको जो पॉइंट याद रखने हैं मैं यहाँ पे बता रही हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? ये वाला पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, और ये पॉइंट आपको दिमाग में ये पॉइंट होनी चाहिए। उसके अलावा ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये सब आपके दिमाग में होनी ही चाहिए कि हाँ ये इश्यूज थे, ये करंट प्रॉब्लम्स थी जो हायर एजुकेशन सिस्टम फेस कर रहा था। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट में, ये जितने भी चीजें दे रखी हुई है, ठीक है, इसको फिर से री एनर्जाइज किया, रीवैम किया करिकुलम को, रीअफर्मिंग किया हुआ, इंटीग्रिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ एनआरएफ का। तो ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट मतलब
पॉइंट पे, जिसमें इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन की बात की जा रही है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन। इसमें ये पूरा ही आपका की पॉइंट में है। ठीक है, सारे पॉइंट ही आपके इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहली बात बोली जा रही है, बाय 2040 ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल एम टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, ईच ऑफ विच विल एम टू हैव 3000 और मोर स्टूडेंट। मतलब 2020 तक जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनका एम होना चाहिए कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो जाए और 3000 बच्चे या 3000 से ज्यादा बच्चों का इनरोलमेंट हो। दूसरी चीज, देयर शैल बी बाय 2030 बी एटलीस्ट वन लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी इन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट। मतलब 2040 तक तो जो भी जितने भी हायर एजुकेशन है इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करना है। लेकिन अब ये 2040 बहुत दूर है, तो हमें 2030 तक का ये दिया बोला गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में या उसके आसपास एक लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना ही चाहिए। ठीक है, फिर आ जाओ, अब ये जो डेटा लिखे हुए ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द एम विल बी इंक्रीज द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम, अब ये देखो ये डेटा कब का है, ये आपका 2080 का डेटा है। हमें जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो लेके आना है हायर एजुकेशन सिस्टम में, 2018 में कितना था? 26.3% था, और अभी हमें 2035 तक कितना करना है? 50% करना है। देखो 2018 में का डेटा भी आपको याद रखना है क्योंकि पॉलिसी में मेंशन है, और 2035 का भी डेटा आपको याद रखना। मतलब 2035 तक हमें कितना करना है? सॉरी 50% करना है, और था कितना ये? 26.3% था 2018 में। ठीक है, फिर तीसरी बात बोली जा रही है, ग्रोथ विल बी इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। मतलब जो ग्रोथ होगी वो कहाँ पे होगी? पब्लिक और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है सभी में होगी, विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग अ लार्ज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन। फिर यूनिवर्सिटी विल मीन अ मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग दैट ऑफर अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। जो मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम दोनों ही ऑफर करेंगे, विद हाई क्वालिटी टीचिंग, रिसर्च एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट के साथ। जो डेफिनेशन है, यूनिवर्सिटी विल दस अलाउ अ स्पेक्ट्रम ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट रेंज फ्रॉम दोज दैट प्लेस इक्वल एम्फेसिस ऑन टीचिंग। मतलब यहाँ पे टीचिंग और रिसर्च दोनों में ही इक्वल इंपॉर्टेंस देने की बात की गई। रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे रिसर्चर्स भी होनी चाहिए। ग्रेटर एम्फेसिस हमें किस पे करना है? टीचिंग के साथ साथ रिसर्च पे भी करना है। मतलब यहाँ पे दो जब बात करेंगे यूनिवर्सिटीज को रीस्ट्रक्चर करने में, तो दो चीजों के बारे में बात की गई, एक रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज है ना, रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, और दूसरी टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज। ठीक है, पहला रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज और दूसरा टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जब हम रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो वहां पे इक्वल एम्फेसिस देना है। देखो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे टीचिंग को प्लस रिसर्च को दोनों को इक्वल एम्फेसाइज करना, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, ऑटोनॉमस जो डिग्री है, डिग्री कॉलेजेस हैं, विल रिफर टू अ लार्ज, जो भी ऑटोनॉमस डिग्री कॉलेजेस हैं उनको क्या बनाना है? एक लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी जो ग्रांट कर पाए अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज को। मतलब उन्हें मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट करना है, जो अंडर ग्रेजुएट जो डिग्रीज होती हैं, ठीक है, उसको वो ग्रांट कर पाए। स्टेज वाइज मैकेनिज्म फॉर ग्रांटिंग ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू कॉलेज through a transparent system of graded aggregation will be established. Higher education will have a autonomy and freedom to move gradually from one category to another based on their plan, action and effectiveness. यहाँ पे स्टेज वाइज मैकेनिज्म की बात की गई, जो मतलब जो कॉलेजेस हैं उनको ऑटोनॉमी होनी चाहिए ग्रेडेड को ग्रांट करने की, इसकी बात की गई। These three broad type of institution are not in any natural way to resist exclusionary categorization but are along a continuum. Higher education will support the higher education इंस्टीट्यूट इन देयर डेवलपमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट, सर्विस कंट्रीब्यूशन टू। मतलब सिंपल सी यहाँ पे ये पॉइंट ये बोल रहा है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको क्या करना चाहिए? हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट करना चाहिए उनके डेवलपमेंट में, कम्युनिटी का इंगेजमेंट हो, सर्विस प्रोवाइड हो। ठीक है, जितने भी उनकी हायर एजुकेशन सिस्टम की फैकल्टी जो डेवलपमेंट है, उनकी फैकल्टी डेवलपमेंट की जो प्रैक्टिसेस है उनमें वो सपोर्ट करे। इंस्टीट्यूशन को एक ऑप्शन मिलना चाहिए, इंस्टीट्यूशन के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग को रन करा पाए, ऑनलाइन प्रोग्राम को लर्न करा पाए। ठीक है, सॉरी ऑनलाइन प्रोग्राम को रन करा पाए। ठीक,
उसके बाद सिंगल स्ट्रीम हायर एजुकेशन विल बी फेस्ड आउट ओवर टाइम एंड all will move toward becoming vibrant multidisciplinary institution और part of vibrant, मतलब जो सिंगल स्टैंड अलोन जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, फेज आउट करना है टाइम के साथ। मतलब जो सिंगल स्ट्रीम, एक स्ट्रीम ही कॉलेज जो चला रहे हैं, उनको हमें क्या करना है, यहाँ से फेज आउट करना है और उनको जाके उन कॉलेजेस को, वो जो सिंगल स्ट्रीम चला रहे हैं, उनको क्या करना है, जो मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज है उनके साथ इंगेज करना है, मतलब उनके साथ उनको मिला देना है। जो सिस्टम है एफिलिएटेड कॉलेज का विल बी ग्रेजुअली फेज आउट ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। अब ये जो सिस्टम है एफिलिएटेड कॉलेज को, इसको भी हमें क्या करना है, फेज आउट करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, ठीक है, through a system of graded autonomy and be carried out in a challenging mode। सिंपल सी बात यहाँ पे ये बोली जा रही है, जो एफिलिएशन है कॉलेजेस का, उसको हमें क्या करना है, धीरे धीरे हटाना है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। और क्या करना है, उनको ऑटोनॉमी देनी है, वो खुद से कर पाए, ठीक है, उनको पूरी तरीके से ऑटोनॉमी देनी है। द ओवरऑल हायर एजुकेशन सेक्टर विल एम टू बी एन इंटीग्रेटेड हायर एजुकेशन सिस्टम इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन। वहाँ पे प्रोफेशनल और वोकेशनल एजुकेशन भी होना चाहिए। जो प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर है हायर एजुकेशन का इन द कंट्री सच एज डीम टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो हमारा अभी का जो नॉमेनक्लेचर चल रहा है प्रेजेंट का, वो क्या है, हायर एजुकेशन का, जहाँ पे डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, एफिलिएटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यूनिटरी यूनिवर्सिटी है, इन सबको हमें रिप्लेस करना है, ठीक है, शैल बी रिप्लेस सिंपली बाय यूनिवर्सिटी। मतलब ये जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट नहीं किया है, आप कर लेना। जो ये प्रेजेंट नॉमेनक्लेचर है हायर एजुकेशन का, जिसमें डीम टू बी यूनिवर्सिटी, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूनिटरी यूनिवर्सिटी, इन सबको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, सिंपली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, सिंपली यूनिवर्सिटी से, जो फुलफिल करे उनका जो क्राइटेरिया है, जो उनका नॉर्म्स है, ठीक है, क्लियर है बातें। अब नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है, टूवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। मतलब हमें होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की तरफ मूव करना है यहाँ पे, ठीक। होलिस्टिक कहने का मतलब क्या है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी हर कैपेसिटीज को हमें यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है। मतलब हमें क्या करना है, डेवलप करना है ऑल कैपेसिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, मोरल, इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, ठीक है, एक इंटीग्रेटेड मैनर में हमें क्या करना है कि मतलब यहाँ पे होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी जो एजुकेशन है उसको यहाँ पे डेवलप करने की बात की जा रही है। जो एजुकेशन जो एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब उसकी सिर्फ उसका इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, मोरल, ये सब कुछ एक साथ डेवलप करने का एम था यहाँ पे, ठीक है। सच अ होलिस्टिक एजुकेशन शैल बी in the long term the approach of all undergraduate program including those in professional, technical, vocational, सभी को यहाँ पे बात की गई, ठीक है। इवन जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, लाइक IITs हो गए, उनको भी हमें क्या करना है, IITs में क्या है, उनको भी हमें होलिस्टिक बनाना है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन बनाना है, ठीक है, विद मोर आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, ठीक है। यहाँ पे जो भी इंजीनियर, खाली जो और जो यूनिवर्सिटीज है उनकी बात नहीं की जा रही है, जो अदर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस भी है उनको भी यहाँ पे होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन में कन्वर्ट करना है। जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज के विल एम टू लर्न मोर साइंसेज, मतलब यहाँ पे जो आर्ट और ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं वो भी साइंस को सीख सके, ठीक है, वो भी IITs में एडमिशन ले सके, एंड विल मेक एन एफर्ट टू इनकॉर्पोरेट मोर एजुकेशन, वोकेशनल सब्जेक्ट एंड सॉफ्ट स्किल्स। इमेजिनेटिव एंड फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए जो इनेबल करे क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ डिसिप्लिन्स को, ठीक है, एंड वुड ऑफर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। अब ये जो मल्टीपल एंट्री एंड ये लिखा हुआ है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट जो लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे पहले क्या था कि ये चीज यहाँ पे है आपकी, देखो मैंने यहाँ पे डाली है, जी है, ठीक है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट कहने का मतलब क्या है, मान लो आपने, मतलब इसका सिंपल से ऐसे समझो, मैं यहीं पे समझाती हूँ, ये जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है, कहने का मतलब क्या है कि मतलब हम
ऐसा नहीं है कि हमने मैथ्स ली है तो हम आर्ट साइड पे नहीं जा सकते, हम कॉमर्स साइड पे नहीं जा सकते, यहाँ पे इस चीज को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, मल्टीपल एंट्री हो सकती है और एग्जिट भी हो सकता है। मतलब हमने मान लिया किसी कोर्स में एडमिशन लिया तो एक साल हमने उसको कवर किया, ठीक है, एक साल के बाद फिर हमें किसी दूसरे स्ट्रीम में जाना है। ठीक है, मान लो एक साल आपने कोई कोर्स करके फिर आपको छोड़ना है, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब ये एक साल आपका खराब नहीं हुआ है। ठीक है, आप दूसरे कोर्स में फिर से एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बोले जा रहा है मल्टीपल एंट्री की जा सकती है। ठीक है, जिससे क्या हो, बच्चों के अंदर मतलब यहाँ पे जो करिकुलर होगा ना वो फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, जो करिकुलर का स्ट्रक्चर बनाया जाए वो कैसा हो, फ्लेक्सिबल हो, जिससे बच्चे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट्स कर सके। ठीक है, उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक, फिलोसफी, आइडियोलॉजी, आर्ट, डांस, थिएटर, एजुकेशन, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, मतलब ये सारे को भी यहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए बोला गया और स्ट्रेंथन करने की बात की गई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। करिकुलर जो होना चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, शैल इंक्लूड क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज। आपके अभी जो कोर्सेज में आप लोग अगर इनरोल कर रहे होगे तो वहां पे देख रहे होगे कि आप लोग को क्रेडिट मिलता होगा। जैसे एमएड में ही अभी देख लो, अभी जो मतलब नए हैं उसमें ही नए कोर्सेज में वहां पे क्रेडिट दिया जा रहा है। ठीक है, कि हर चीज मतलब हर एक पेपर का क्रेडिट है कि आपको इतना नंबर पे इतना क्रेडिट मिलेगा। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, जो भी मतलब यहाँ पे क्रेडिट बेस्ड कोर्स को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। प्रोजेक्ट इन द एरियाज ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट, सर्विस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। जो अब ये देखो यहाँ पे मैं बताती भी जा रही हूँ कि मैंने जो जो चीजों को हाईलाइट किया है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बोली गई कि, एक सेकेंड, पेन किधर गया, ये पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की जा रही है। यहाँ पे उनके ह्यूमन बीइंग्स की हर कैपेसिटीज को डेवलप करने की बात की जा रही है। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी कहाँ क्या किया जा रहा है, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। ठीक है, और तीसरी पॉइंट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपका क्रेडिट बेस्ड कोर्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन मुझे लगता है यहाँ से एजर्शन बेस के या फिर डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक, जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है विल बी आइदर ऑफ 3 और 4 ईयर ड्यूरेशन। जो अंडर ग्रेजुएट आपके प्रोग्राम्स होते हैं, बीए है, बीएससी है, ये सब कितने होते हैं, 3 या 4 साल के ड्यूरेशन के होते हैं, विद अ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। अभी जो मैम लोग ने पढ़ा विद दिस पीरियड, यहाँ पे वो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन उनके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर वो 1 साल या 2 साल पढ़ के छोड़ना चाह रहे हैं तो छोड़ के जा सकते हैं, उसके लिए उनको डिग्री मिलेगा, सॉरी सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर यहाँ पे इधर ही आ जाओ, अगर पहला साल उन्होंने कंप्लीट किया तो उन्हें क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक, दूसरा साल उन्होंने कंप्लीट किया तो उन्हें क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। तीसरे साल अगर उन्होंने कंप्लीट किया तो उन्हें डिग्री मिलेगी। ठीक, उसके साथ साथ उन्होंने रिसर्च भी किया है तो उन्हें डिग्री विद रिसर्च मिलेगी चौथे साल में। ठीक है, तो ये पूरा इनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन विद इन दिस पीरियड विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। जो पिछला अभी पीछे बात बताइए वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन, एग्जाम्पल सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर डिसिप्लिन फील्ड इंक्लूडिंग वोकेशनल प्रोफेशनल एरियाज, और डिप्लोमा 2 साल के बाद, 1 साल के बाद उन्हें क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद उन्हें डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद डिग्री मिलेगी, 4 साल के बाद उन्हें डिग्री प्लस रिसर्च मतलब वहां पे उनका रिसर्च भी आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पेपर 1 में। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, उनको उनके जो क्रेडिट्स हैं, एकेडमिक जो क्रेडिट है जो उन्होंने अर्न किया है उसको वहां पे क्या किया जाएगा, डिजिटली स्टोर किया जाएगा, है ना। ये जो उन्होंने एकेडमिक स्कोर को अर्न किया है उसको यहाँ पे डिजिटली स्कोर किया जाएगा, और जब चाहे, ठीक है, जब चाहे वो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं एक ही जगह यूज कर सकते हैं, नहीं, वो अपने क्रेडिट को जैसे चाहे उसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, इसको स्टैब्लिश किया गया है जहां पे डिजिटली स्टोर किया जाता है जो एकेडमिक क्रेडिट है जो अर्न किया जा रहा है बच्चों के द्वारा इंस्टीट्यूशन से। ठीक है,
4 ईयर का प्रोग्राम मे ऑल्सो लेड टू अ डिग्री विद रिसर्च, मतलब डिग्री के साथ रिसर्च भी, इफ अ स्टूडेंट कंप्लीट अ रिगरस रिसर्च प्रोजेक्ट इन द मेजर एरियाज, मतलब अगर वो कोई रिसर्च प्रोजेक्ट उस एरिया में कवर करते हैं तो उनको डिग्री विद रिसर्च, ठीक है, ये चीज दी जाएगी। मॉडल जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज फॉर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का एट पर आईआईटी और आईएम्स का, उसे मतलब ये जो आईआईटीज हैं और जो आईएम्स है उनको क्या बोला जाए, मेरू बोला जाए, मेरू, ठीक है, उसको क्या बोला जाए, मेरू। अभी पीछे हमने ये पॉइंट पढ़ा भी था, जो भी इंजीनियरिंग के आईआईटीज हैं उनको भी क्या किया जाए, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, लिया की तरफ लेके जाया जाए। तो वही चीज बोला जा रहा है, जो मॉडल है पब्लिक यूनिवर्सिटीज का फॉर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का, जिसमें आईआईटीज और आईएम्स को क्या बोलना है, मेरूज बोलना है। मेरूज कहने का मतलब क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी will set up and will aim to attain the highest global standard in quality education, ठीक है। Higher education will focus on research and innovation by setting up a starter, हाँ, higher education will focus on research and innovation by setting up startup, incubation center, ठीक है, किसको, incubation center, technology development centers, मतलब इन सब का स्टार्टअप करेंगे, ठीक है, जहां पे रिसर्च के प्रोजेक्ट को, रिसर्च को, इनोवेशन को फोकस किया जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट, मतलब जो लर्निंग इन्वायरमेंट है, ठीक है, और जो बच्चों के लिए जो सपोर्ट है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इंस्टीट्यूशंस एंड फैकल्टी विल हैव द ऑटोनॉमी टू इनोवेट एंड मैटर ऑफ करिकुलम, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फैकल्टी है, उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए, जो करिकुलम से रिलेटेड मैटर्स हैं, जो पेडागोजी असेसमेंट से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, ठीक है, उन सबको वो क्या कर पाए, इनोवेट कर पाए, ठीक है, उन सबको वो क्या कर पाए, इनोवेट कर पाए। ऑल असेसमेंट सिस्टम शैल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय हायर एजुकेशन including those that led to final certification. The choice based credit system will be revised for instilling innovation and flexibility, ठीक है। उसके अलावा हायर एजुकेशन शैल ऑल्सो मूव्स फ्रॉम हाई स्टेक एग्जामिनेशन टुवर्ड्स अ मोर कंटिन्यूअस, देखो यहाँ पे एग्जाम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई स्टेक जो एग्जामिनेशन होते हैं उससे हमें किधर किधर की तरफ लेके जाना है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की तरफ, ठीक है, हमारा जो एग्जामिनेशन होना चाहिए वो किधर की तरफ जाएगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की तरफ, ठीक है, मतलब हमें कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को लेके आना है, ठीक है, जो हाई स्टेक एग्जामिनेशन हो रहे थे, ठीक है। ईच इंस्टीट्यूशन विल इंटीग्रेट इट्स एकेडमिक प्लान ranging from curricular improvement to quality of classroom transaction into a larger institution, मतलब हर इंस्टीट्यूशन को क्या करना है, आईडीपी जो प्लान है, ठीक है, इसको यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करा रहा है। फिर आ जाओ इंटरनलाइजेशन, अब हमें क्या करना है, सारी चीजों को इंटरनलाइज कर देना है, ठीक है, एक साथ कर देना है, इंटरनलाइज कर देना है। लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडिंग इन इंडिया एंड ग्रेटर मोबिलिटी टू स्टूडेंट इन इंडिया विजिट, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फॉरेन के हैं, यहाँ इंडिया में पढ़ते हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो बाहर कंट्रीज में जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने ये चीज अभी बोली ना अभी पिछली स्लाइड में, कि ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है वो डिजिटली यहाँ पे स्कोर को अर्न मतलब स्टोर कर रहे हैं, और जैसे जिस कोर्स में जितना चाहें वो अपना ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है, जो ग्रेटर मोबिलिटी हो है बच्चों की, ठीक है, फॉरेन का इंडिया में आना, इंडिया का फॉरेन में जाना, ठीक है, तो अपने क्रेडिट को क्या कर सकते हैं, स्टडीज के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक। इंडिया विल प्रमोटेड अ ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन प्रोवाइडिंग प्रीमियम एजुकेशन एंड अफोर्डेबल कॉस्ट, मतलब ये इंडिया जो है वो प्रीमियम एजुकेशन देती है एट अफोर्डेबल कॉस्ट पे, ठीक, एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बना हुआ है जो प्रीमियम एजुकेशन देता है अफोर्डेबल कॉस्ट पे। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस एट ईच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होस्टिंग फॉरेन स्टूडेंट विल बी सेट अप टू कोऑर्डिनेट ऑल मैटर रिलेटिंग टू वेलकमिंग एंड सपोर्टिंग स्टूडेंट अराइविंग फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, कैसे उनको कोऑर्डिनेट, उनका जो सेटअप होता है, ठीक, कैसे उनको वेलकम करना है, सब उनका जो वेलकमिंग है, उनका जो सपोर्ट है, वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। Research and teaching collaboration and faculty student exchange with high quality foreign institution will be facilitated. High performing जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उनको encourage करना, ठीक है। Similarly, जो selected universities हैं, those from among the top 100 universities in the world will be facilitated to operate in India, मतलब जो टॉप 100 में यूनिवर्सिटीज आती हैं वो भी इंडियाज में आके कंट्रीब्यूट करें, मतलब इंडिया में आके
फैसिलिटीज दें, लेजिस्लेटिव जो फ्रेमवर्क है फैसिलिटेटिंग सच एंट्री विल बी पुट इन प्लेस एंड सच यूनिवर्सिटी विल बी गिवन स्पेशल dispensation regarding regulatory governance content norms on par with other autonomous institution of India। सिंपल सी बात यहाँ पे ये बोली जा रही है कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है, जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि वो इंडिया में आके अपने कोर्सेज को चलाएं, वो अपनी इंडिया में आके यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश करें, है ना। उसमें उनको जो भी उनको स्पेशल डिस्पेंशंस मिलेगा, मतलब उनकी रेगुलेटरी के रिगार्डिंग जो गवर्नेंस है, कैसा नॉर्म्स होना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है, वो भी फैसिलिटेट करें यहाँ पे इंडिया में आके, ठीक है। स्टूडेंट की एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन, एक सेकेंड इधर आ जाओ, इधर आप तो देखो कौन कौन से पॉइंट हम लोगों ने देख लिए यहाँ पे, ऐसे देखते रहोगे तो पता रहेगा। पहला पॉइंट हम लोगों ने हाँ ये देख लिया, टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी देख लिया, है ना। ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट देख लिया। अब यहाँ पे आते हैं मोटिवेटेड, एनर्जाइड एंड कैपेबल जो फैकल्टी है, इक्वालिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन है हायर एजुकेशन में, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। Student activity and participation, plenty of opportunities of participation in sports, culture clubs, eco clubs, activity clubs, community service projects, है ना। मतलब यहाँ पे बच्चों का जो एक्टिविटी है, ठीक है, उनका जो पार्टिसिपेशन है उससे रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। फिर ये भी पॉइंट हाईलाइट कर लेना, फाइनेंशियल जो सपोर्ट दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, एक पॉइंट ये है आपका, और जो मोटिवेटेड और एनर्जाइड एंड कैपेबल फैकल्टी है, ठीक है, एक पॉइंट ये है आपका, ठीक है, ये भी कर लेना, ठीक। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, जो भी SC/STs हैं, जो स्टूडेंट एजुकेशनली डिसएडवांटेज ग्रुप के आते हैं, उनको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें। और वो एडमिशन ले पाए उसके लिए उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है, फ्रीशिप दी जा रही है, ये सारी चीजें यहाँ पे। मोटिवेटेड, एनर्जाइज एंड कैपेबल फैकल्टी की बात की जा रही है, किसकी, मोटिवेटेड होनी चाहिए जो फैकल्टीज हैं, एनर्जाइज होनी चाहिए और कैपेबल होने चाहिए। जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है विल बी इक्विप विद द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, जिसमें क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, क्लीन वर्किंग, टॉयलेट, मतलब ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए। जितने भी आपकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, एक ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, साफ पानी, पानी हो गया, साफ सफाई हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ऑफिस हो गया, टीचिंग जो हो गए, लाइब्रेरीज, ये जो बेसिक चीजें वो होनी चाहिए। एवरी क्लासरूम शैल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट, मतलब जितनी भी क्लासरूम्स है उसमें लेटेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है, जिसका टीचर यूज करे बच्चों की लर्निंग को इनहेंस कराने में, बच्चों के एक्सपीरियंस को बढ़ाने में। फैकल्टी विल बी गिवन टू द फ्रीडम टू डिजाइन देयर ओन करिकुलर एंड पेडागोजिकल अप्रोच विद इन अप्रूव्ड फ्रेमवर्क, मतलब जो फैकल्टीज हैं उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो अपना जो अपना पेडागोजिकल अप्रोच है, जो करिकुलर है, उसको खुद से डिजाइन कर पाए, ठीक है, विद इन द अप्रूव फ्रेमवर्क। हायर एजुकेशन विल हैव क्लियरली डिफाइंड इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, ठीक है, कैसा प्रोसेस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, किसमें, जब फैकल्टी का रिक्रूटमेंट हो रहा हो, जब फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ठीक है, क्लियरली एक डिफाइंड प्रोसेस होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए कि हमें फैकल्टी का रिक्रूटमेंट कैसे करना है, ठीक। इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन में अगर बात करें, यहाँ पे स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये हाईलाइट कर लेना आप लोग कॉपी में, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे, उसके अलावा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए बस, मतलब याद क्या, दिमाग में होनी चाहिए, हाँ ये बातें हुई थी यहाँ पे, ठीक है। एक्शन दैट आर स्पेसिफिक टू हायर एजुकेशन शैल बी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट एंड हायर एजुकेशन, मतलब हमें क्या करना है, इक्विटी एंड इंक्लूजन लेके आना हायर एजुकेशन में, इसके लिए कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, वो कौन कौन से स्टेप्स थे, और आपके जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी कुछ स्टेप्स लिए थे। तो पहला स्टेप जो गवर्नमेंट की तरफ से वो था, इन मार्क ईयर मार्क सुटेबल गवर्नमेंट फंड फॉर द, मतलब जो सोशली एजुकेशनली जो डिसएडवांटेज ग्रुप, सोशली इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज जो ग्रुप है, उनके लिए क्या करना है, हमें फंड्स देना, पहली बात ये हुई, ठीक है। क्लियर टारगेट होने चाहिए, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का कितना, मतलब जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, ठीक है, इकोनॉमिक डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए वो कितना होना चाहिए, वो क्लियरली पता होना चाहिए। इनहेंस करना है जो जेंडर बैलेंस आ रहा है एडमिशंस में, उसको इनहेंस करना है एक्सेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग मोर हाई क्वालिटी एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को, स्पेशलाइज एजुकेशन जोन्स को, ठीक है,
इन सबको हमें क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है, एक्सेस बढ़ाना है, डेवलप करना है, सपोर्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन को जो टीच कर पाए लोकल लैंग्वेज में। देखो जो पीछे बातें बोली गई ना उसी को सिर्फ यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप किसको, जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है, ठीक है। कंडक्ट करना है आउटरीच प्रोग्राम्स ऑन हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी एंड स्कॉलरशिप अमंग द सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। डेवलप करना है सपोर्ट टेक्नोलॉजी को, ठीक है, जिससे क्या हो पाए, बच्चों का बेटर पार्टिसिपेशन हो पाए और उनका लर्निंग आउटकम्स बढ़ पाए, ठीक। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हायर इंस्टीट्यूशन ने लिया। मिटिगेट करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और फीस को फॉर परचेजिंग हायर एजुकेशन। प्रोवाइड करना है मोर फाइनेंशियल असिस्टेंट असिस्टेंट और स्कॉलरशिप को कंडक्ट कराना है आउटरीच जो हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज हैं स्कॉलरशिप को। मेक एडमिशन प्रोसेस मोर इंक्लूसिव, मतलब जो एडमिशन प्रोसेस होना चाहिए कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, जो करिकुलम होना चाहिए वो भी इंक्लूसिव होना चाहिए, मतलब। और फिर बोला जाए इंक्रीज करना है एम्प्लॉयबिलिटी, जो पोटेंशियल होना चाहिए हायर एजुकेशन प्रोग्राम का, मतलब हायर एजुकेशन के जो प्रोग्राम है उनको, मतलब जो भी प्रोग्राम्स वहां पे रन करे उनमें जो एम्प्लॉयमेंट की पोटेंशियल है उसको इंक्रीज कराने की बोली जा रही है। डेवलप करना है मोर डिग्री कोर्सेज को जो इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाए जा सके या फिर बायलिंगुअली पढ़ाया जा सके। उसके अलावा जो बिल्डिंग्स हैं, जो फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, डिसेबल जो बच्चे हैं, ठीक है, डिसेबल बच्चों से फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब व्हील चेयर नहीं है तो व्हील चेयर का व्यवस्था करना है ना, मतलब डिसेबिलिटी जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले हैं उनको ध्यान में रख के करना है। डेवलप करना है ब्रिज कोर्सेज को, कई सारे ब्रिज कोर्सेज होते हैं स्टूडेंट के लिए जो डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं। प्रोवाइड करना है सोशियो इकोनॉमिकल एंड एकेडमिक सपोर्ट को, ठीक है। इंश्योर करना है सेंसिटाइजेशन ऑफ फैकल्टी, मतलब हमें क्या करना है, फैकल्टी को सेंसिटाइज करना है, काउंसलर्स को सेंसिटाइज करना है, जिससे वो ये जो इंक्लूजन है ना, इंक्लूजन से रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं उसके साथ वो डील कर पाए। स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना है नो डिस्क्रिमिनेशन और एंटी हेरेसमेंट जो रूल है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, इन्फोर्स करना है स्ट्रिक्टली। डेवलप करना है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, अभी अब देखा हम लोगों ने कि डीईपी जो प्लान है उसको हमें यहाँ पे डेवलप करना है, ठीक है। डेवलप करना है इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल प्लान को, ठीक। तो ये सारी बातें हुई थी आपकी इक्विटी एंड इंक्लूजन में। तो ये कुछ स्टेप्स है जो आपको याद रखना है, मतलब पूरे स्टेप में याद रखो, की पॉइंट में ध्यान रखो कि हाँ ये चीजें बोली गई थी, एक जनरली दिमाग में रखो और पीडीएफ से एक आध बार पढ़ोगे तो दिमाग में रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ टीचर एजुकेशन में। टीचर एजुकेशन में जितनी चीजें मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी उसको मैंने यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट किया है। वैसे टीचर एजुकेशन में बहुत सारी बातें बोली गई हैं आपकी, ठीक है। टीचर एजुकेशन क्या है, एक तरीके से मतलब देखा जाए टीचर एजुकेशन मतलब टीचर का प्रिपरेशन जो होता है, ठीक है, वो भी क्या है, एक तरीके का एक्टिविटी है। टीचर का जो प्रिपरेशन है वो भी क्या है, एक तरीके की एक्टिविटी है, जिसमें हमें क्या करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी जो पर्सपेक्टिव होता है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उनके अंदर जो वैल्यूज को डिस्पोज कर रहे हैं, है ना, वैल्यूज का जो फॉर्मेशन हो रहा है, नॉलेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, इन सब का मतलब हमें क्या करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव को यहाँ पे लाना है, ठीक है। उसके अलावा अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द जस्टिस वर्मा कमीशन 2012, जो किसने कंस्टिट्यूट किया था, सुप्रीम कोर्ट, मेजोरिटी ऑफ स्टैंड अलोन, इसने बात क्या की है, ठीक है। मतलब इसको जो आपकी जस्टिस वर्मा कमीशन है 2012 में आई थी, कंस्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसमें जो स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, ओवर 10,000 इन नंबर, आर नॉट इवन अटेम्प्टिंग सीरियस टीचर एजुकेशन बट आर एसेंशियली सेलिंग डिग्रीज फॉर अ प्राइस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही बोली गई टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और ये चीज किसने बोली, जस्टिस वर्मा कमीशन ने बोली, कि कई बहुत सारे मेजोरिटी में जो स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो क्या कर रहे हैं, वो टीचर्स की डिग्री को जस्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। वो सीरियस टीचर्स को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, वो टीचर की जो डिग्री है, ठीक है, जो डिग्रीज है उसको सेल आउट कर रहे हैं। ये चीज किसमें बोली गई, जस्टिस वर्मा कमीशन में चीज बोली गई, ठीक। रेगुलेटरी जो एफर्ट है सो फार हैव नाइदर बीन एबल टू कर्ब द मेल प्रैक्टिसेस इन द सिस्टम नॉर इन्फोर्सेस बेसिक स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एंड इन फैक्ट हैव हैड द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कर्बिंग द ग्रोथ ऑफ एक्सीलेंस एंड इनोवेशन इन द सेक्टर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये जो डिग्रियां सेल आउट की जा रही हैं, ठीक है, उनको एजुकेशन नहीं दी जा रही, उन्हें क्या किया जा रहा है, स्टैंड अलोन जो भी आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं
हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ डिग्रीज को सेल किया जा रहा है, ठीक है, कोई भी सीरियस एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे हैं। तो ये जो मेल प्रैक्टिसेस है उनको हमें क्या करना है, हटाना है, बंद करना है। ये जो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो लो होता जा रहा है, क्योंकि उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, उन्होंने जस्ट डिग्री ले ली है खाली, और इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, उनको डिग्री बेच दिया है खाली। ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एंड रीच द लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी रिक्वायर्ड टू रिस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ द टीचिंग, मतलब हमें क्या करना है, टीचर के प्रेस्टीज को क्या करना है, फिर से रिस्टोर करना है, ठीक है। फिर से हमें क्या करना है, ये जो टीचिंग का प्रोफेशन है उसका जो प्रेस्टीज है ना, उसका एक जो प्रेस्टीज है उसे हमें क्या करना है, फिर से रीस्टोर करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो रेगुलेटरी सिस्टम है शैल बी empowered टू टेक stringent एक्शन अगेंस्ट सब स्टैंडर्ड एंड डिसफंक्शनल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट डू नॉट मीट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, दैट डू नॉट मीट बेसिक एजुकेशनल क्राइटेरिया आफ्टर गिविंग 1 year फॉर रेमेडी ऑफ द ब्रांचेस। सिंपल सी बात यहाँ पे इतनी पॉइंट में ये बोली जा रही है, मतलब ये जो जस्टिस वर्मा कमीशन है इसने बोला कि ये जो मेजॉरिटी में जो स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन है ओवर 10,000, ठीक है, नंबर्स में देखिए 10,000 से भी और ज्यादा, वो क्या कर रहे हैं, टीचर्स की जो डिग्रियाज है, टीचर एजुकेशन की डिग्रीज है उसको क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो टीचर एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो गिरता जा रहा है ना। ये जो मेल प्रैक्टिसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो चाहे जितने भी फर्ड्स किए जाए उसको ठीक नहीं किया जा रहा, उनका स्टैंडर्ड धीरे धीरे पुअर होता जा रहा है। तो इसके लिए इस चीज को इम्प्रूव कराने के लिए कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो सिर्फ डिग्रियों को सेल कर रहे हैं वो ये चीज ना कर पाए, हमें क्या करना है, हमें इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, जो इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए टीचर के एंड से उसको इम्प्रूव करने के लिए, टीचर टीचिंग की प्रोफेशन का जो प्रेस्टीज है उसको हमें फिर से रिस्टोर करना है। उसके लिए जो रेगुलेटरी सिस्टम है उसे एक स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना चाहिए। स्ट्रिंजेंट कहने का मतलब क्या है, एक कठोर एक्शन लेना चाहिए उन इंस्टीट्यूशंस पे, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे जो बेसिक जो क्राइटेरिया होता है उसको भी मीट नहीं कर पा रही है, ठीक है। उसके लिए उनके लिए उनको उसको एक कठोर एक्शन लेना चाहिए उनके अगेंस्ट में, जो एक बेसिक क्राइटेरिया है टीचर एजुकेशन का उसको भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा वो तो एक्शन लेना ही लेना है, ठीक है, लेकिन उनको रेमेडी भी देने की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, आफ्टर गिविंग 1 year ऑफ रेमेडी, 1 साल की रेमेडी देने के बाद उनकी तरफ हमें क्या करना है, उनके अगेंस्ट में एक कठोर एक्शन लेना है जो स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। 1 year का रेमेडी देना है, मतलब वो जो बेसिक क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर पाए उसके लिए उनको 1 साल का रेमेडी देना है, ये चीज यहाँ पे बोली गई, ठीक है। बाय 2030, अब ये डेटा इंपॉर्टेंट है, बाय 2030 ओनली एजुकेशनली साउंड मल्टीडिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शैल बी इनफोर्स, मतलब 2030 से सिर्फ एजुकेशनली जो साउंड है, मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड टीचर जो एजुकेशन प्रोग्राम है वही सिर्फ रहेंगे फोर्स में, और सबको क्या किया कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। ऑल मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज, जितनी भी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज हैं जो कॉलेज है उनका एम क्या होना चाहिए, इस्टेब्लिश करें एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को विच बिसाइड कैरिंग आउट कटिंग एज रिसर्च इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन विल ऑल्सो रन बीएड प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ पे रिसर्च को कैरी आउट करें, ठीक है, बीएड प्रोग्राम्स को भी रन करा सकते हैं, जो भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके, साइकोलॉजी फिलोसफी इन सब के साथ, है ना। मोर ओवर जितने भी स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, मतलब जितने भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं स्टैंड अलोन उनको हमें क्या करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करा देना है बाई 2030, ठीक है। एंड सिंस दे विल हैव टू ऑफर द 4 year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और वो कितने साल का टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफर करेंगे, 4 साल का, ठीक। द हायर एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन 4 year इंटीग्रेटेड बीएड, आप लोगों ने भी सुना होगा 2030 से होगा, ठीक है। 4 year का इंटीग्रेटेड बीएड में मतलब 4 year का इंटीग्रेटेड बीएड होगा, उसके अलावा 2 year का इंटीग्रेटेड 2 year का बीएड होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बैचलर डिग्री ले ली है, और उन बच्चों के लिए 1 year का डिग्री होगा जिन्होंने 4 year का कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रखा हो स्पेशलाइज सब्जेक्ट में, मतलब यहाँ पे 4 year बीएड डिग्री की बात की गई, 2 year बीएड डिग्री की बात की गई किसके लिए, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, 1 year बीएड डिग्री की बात की गई उनके लिए जिन्होंने 4 year का एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री ले रखा हुआ इन स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 4 year 2 year 1 year बीएड डिग्री को यहाँ पे
बात की जा रही है। इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन, द एडमिशन टू प्री सर्विस टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम शैल बी थ्रू सुटेबल सब्जेक्ट्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। जब भी आप लोग बीएड वगैरह में यहाँ पे जो बीएड क्या मतलब जो भी प्री सर्विसेज में बीएलएड है, डीएलएड है, कोई भी एमएड है, उनको उनके लिए उसका एक यूनिफॉर्म हमें स्टैंडर्ड को टीचर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको यूनिफॉर्म बनाए रखने के लिए हमें यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसकी भी यहाँ पे बात की गई, जो कंडक्ट कौन कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। ठीक है, कौन कंडक्ट कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी, एनटीए कराएगा। जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रिपरेशन जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए हमें क्या कराना है, एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कराना है। जितने भी फ्रेश पीएचडी एंट्रेंट्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन विल बी रिक्वायर्ड टू टेक क्रेडिट बेस्ड कोर्स, मतलब वो क्रेडिट बेस्ड कोर्स को लें टीचिंग एजुकेशन पेडागोजी में, ठीक है, रिलेटेड टू देयर चूजन पीएचडी, जो भी उन्होंने सब्जेक्ट को चूज किया हो। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे द इन सर्विस जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी टीचर्स का विल कंटिन्यू थ्रू द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऑनगोइंग, मतलब यहाँ पे जो इन सर्विस है, ठीक है, उसको भी कंटिन्यू करने के लिए बोला गया कॉलेज में। एग्जिस्टिंग जो भी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं या फिर ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू यूज करना है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का, सच एज स्वयं एंड दीक्षा। ठीक है, किसका यूज करना है, स्वयं एंड दीक्षा जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका यूज करना है ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए टीचर्स को। ठीक है, फिर नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, और फिर क्या यहाँ पे बात की गई जो नेशनल है, ठीक है, एक हमें नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग को यहाँ पे क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है विद अ लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग सीनियर रिटायर्ड फैकल्टी इंक्लूडिंग those with the ability to teach in Indian language who would be willing to provide short and long term mentoring professional support to university and college teacher। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग को भी इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन सर्विस की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है लाइक आपका स्वयं एंड दीक्षा, और नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग को स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, अब आ जाओ रीइमेजिनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, इसका की पॉइंट शायद मैंने डाला हो, एक मिनट देख लूं मैं, ये मैं भूल गई इसका डालना। नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने डाला है, चलो कोई नहीं। रीइमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये, ठीक है, हायर एजुकेशन में के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, वोकेशनल जो कोर्सेज हैं उनको ऑनलाइन मोड में प्रोवाइड करने की बात की जा रही है यहाँ पे। एमएचआरडी विल कंस्टिट्यूट अ नेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेशन, क्या फुल फॉर्म क्या है इसका, नेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, जहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, क्या होंगे यहाँ पे, एनसीयू में क्या होंगे यहाँ पे, नेशनल जो कमेटी है फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन में यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स होंगे वोकेशनल एजुकेशन के। ठीक है, वो क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे इंडस्ट्रीज के साथ, इंक्यूबेशन करना है सेंटर्स का, विल बी सेटअप इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद द पार्टनरशिप विद द इंडस्ट्रीज। क्रेडिट बेस्ड फ्रेमवर्क होगा जो फैसिलिटेट करेगा मोबिलिटी, मतलब जनरल टू वोकेशनल एजुकेशन की तरफ। ठीक है, फिर आ जाओ कैटलाइजिंग। देखो कैटलाइजिंग, कैटलिस्ट का नाम साइंस में सुना होगा ना आप लोगों ने, क्या लिखा है, कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड्स थ्रू अ न्यू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। मतलब ये जो एनआरएफ है वो क्या है, कैटलाइज करेगा, वो क्या करेगा, कैटलाइज करेगा जो एकेडमिक रिसर्च की क्वालिटी है उसको क्या करेगा, कैटलाइज करेगा। सिंपल सी बात, पहले कैटलाइजिंग का मतलब समझो। कैटलाइजिंग का मतलब क्या, एक कैटलिस्ट होता है, ठीक है, साइंस में आप लोगों ने रिएक्शन वगैरह में पढ़ा होगा, कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को स्लो करा सकता है और रिएक्शन को फास्ट करा सकता है। मतलब ये रिएक्शन का जो रेट है उसको बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, तो वही काम यहाँ पे ये करेगा एनआरएफ। ठीक है, जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वो भी एक कैटलिस्ट की तरह ही काम करेगा एकेडमिक क्वालिटी, एकेडमिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। एनआरएफ का फंक्शन क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनआरएफ
overreaching goal of NRF will be enable to culture of research and permeate through the universities. वही research की बात की जा रही है. NRF will be governed independently and government by rotating boards of governor consisting of very best researcher and innovators across the field. यहाँ पे जो प्राइमरी एक्टिविटीज होगी एनआरएफ की वो क्या होगी. अब यहाँ पे इस स्लाइड में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि कैटलाइजिंग का मतलब क्या है. तो एनआरएफ क्या है, जो नेशनल रिसर्च जो फाउंडेशन है वो क्या है, वो कैटलाइज करेगा जो क्वालिटी एकेडमिक रिसर्चेस हैं उसको ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च को प्रमोट कराने के लिए, जिसमें जो एनआरएफ का बेसिक फंक्शन होगा, जो प्राइमरी एक्टिविटी होगी वो क्या होगा, फंड करना कॉम्पिटेटिव पीयर रिव्यू को, ग्रांट करना प्रपोजल फॉर ऑल टाइप एंड अक्रॉस द ऑल डिसिप्लिन, सीड करना. अभी ये पॉइंट हम लोग ने पहले भी देखा, ये एनआरएफ क्या करेगा, जो भी यूनिवर्सिटीज है, जो भी इंस्टीट्यूशंस है, वो वहां पे क्या करेगा, बीज बोएगा. वो क्या करेगा, बीज बोएगा सीड की तरह. मतलब वहां पे जैसे होता नहीं इंस्टीट्यूशन में बीज बोना रिसर्च का, ठीक है, उसको फैसिलिटेट करना रिसर्च को. तो ये चीज कौन करेगा, एनआरएफ करेगा. वो लाइजन करेगा बिटवीन रिसर्चर एंड रेलिवेंट ब्रांचेस ऑफ, मतलब ये क्या करेगा, लाइजन करेगा, कम करेगा जो रिसर्चर्स हैं और जो रेलिवेंट ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की एज वेल एज इंडस्ट्री, सो एज टू अलाउ ब्रेक थ्रूज टू बी ऑप्टिमली ब्रॉट आउट इनटू द पॉलिसी implementation and recognize outstanding research and progress. मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे समझो, ये फंड करेगा कॉम्पिटेटिव जो पीयर रिव्यूड ग्रांट प्रपोजल्स हैं, सीड करेगा मतलब बीच की तरह काम करेगा, ग्रो करेगा, फैसिलिटेट करेगा रिसर्चर्स को एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, और एक्ट करेगा एक लाइसेंस की तरह बिटवीन द रिसर्चर और उसकी जो रेलिवेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है, और रिकॉग्नाइज करेगा आउटस्टैंडिंग रिसर्च और प्रोग्रेस को. ठीक है, ये एनआरएफ की फंक्शंस है. फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ. अब ये पूरी स्लाइड ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये पेपर 1 में कई बारी आप देखना क्वेश्चन इससे पूछे गए 4 वर्टिकल्स के बारे में. हायर एजुकेशन के जो 4 वर्टिकल्स है इससे क्वेश्चन आया है. ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन को. जो रेगुलेटरी सिस्टम है हायर एजुकेशन का विल इंश्योर दैट डिस्टिंक्ट फंक्शन, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं उसके, ये जो लिखे हुए हैं इनके फंक्शंस पूछे जाते हैं. रेगुलेशन करना, एग्रीडेशन करना, फंडिंग करना, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग विल बी परफॉर्म बाय डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड बॉडीज. जिसमें पहला जो वर्टिकल्स है, पहला वर्टिकल क्या है, हायर एजुकेशन का. हायर एजुकेशन जो कमीशन है इंडिया का, उसका जो पहला वर्टिकल है वो क्या है आपका, ये NHERC. पूछा जाता है कि पहला वर्टिकल क्या है, NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल. इसका काम क्या है, ये फंक्शन, ये क्या करेगा, ये सिंगल पॉइंट रेगुलेटर है, ये रेगुलेट करता है. ठीक है, सिंगल पॉइंट ये रेगुलेटर है. फिर आज जो सेकेंड क्या है आपका, NAC. ठीक है, देखो ये NAC अलग है, ये जो NAC है ये अलग है, मैं ये NAC की बात कर रही हूँ. ये भी एग्रीडेशन का काम करेगा. और ये क्या है, एक मेटा एग्रीडेटिंग बॉडी है, मेटा एक्रीडेटिंग बॉडी है, नेशनल एग्रीडेशन काउंसिल. फिर थर्ड वर्टिकल क्या है आपका, HEGC, हायर एजुकेशन ग्राउंड काउंसिल. ये ग्रांट करेगा फंडिंग्स को. ठीक है, ये क्या करेगा, ग्रांट करेगा. चौथा है आपका GEC, ग्रांट एजुकेशन काउंसिल. मतलब ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लर्निंग आउटकम्स. ठीक है, ये जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स है उसमें कौन सा वर्टिकल आता है आपका, तो आपका फोर्थ वर्टिकल आता है ग्रांट एजुकेशन काउंसिल. ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है. ठीक है, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क विल बी फॉर्मुलेटेड बाय GC. और जो नेशनल NHEQF है, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क है, उसको भी फॉर्मुलेट कौन करेगा, जनरल एजुकेशन काउंसिल ही करेगा. तो ये चारों वर्टिकल्स याद रखने हैं. पहला क्या है आपका, NHERC. ठीक है, दूसरा वर्टिकल क्या है आपका, NAC. ठीक है, NAC. तीसरा वर्टिकल क्या है आपका, HEGC. फिर आपका GEC है ना. ये जो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है वो क्या करेगा, रेगुलेशन का काम करता है, सिंगल पॉइंट रेगुलेटर है. NAC एग्रीडेट करने का काम करता है, और ये मेटा एग्रीडेटिंग बॉडी है. हायर एजुकेशन जो ग्रांट काउंसिल है ये क्या करेगा, ग्रांट करेगा, फंडिंग करेगा. और जो जनरल एजुकेशन काउंसिल है वो क्या करेगा, लर्निंग आउटकम को फ्रेम करेगा. ठीक है, क्लियर है बातें. ठीक, उसके अलावा यहाँ पे बोला गया जो फंक्शनिंग है, जितने भी इंडिपेंडेंट वर्टिकल हैं आपके, लाइक NHERC, NAC, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल, वो कैसे होंगे, इंडिपेंडेंटली. ये कैसे वर्टिकल है, इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स है. ठीक है, कैसे वर्टिकल है, इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स है. ठीक,
itself will be based on the transparent public disclosure, use of technology extensively to reduce human interface to ensure efficiency and transparency in their work. जो professional councils हैं such as, आपका अब ये भी ध्यान रखना है, Indian Council of Agriculture Research, ठीक है, Veterinary Council of India VCI, National Council for Teacher Education, है ना, और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर. अब ये सब हायर एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. द नेशनल काउंसिल है फॉर हायर एजुकेशन, सॉरी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. ये सब क्या है? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज है. मतलब जो ICAR है और आपका VCI है, NCVET है, और ये काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर है, और NCT, ये सब क्या है? ये सब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज है. ये सब क्या है? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज है. ठीक है. जो सेपरेशन होगा फंक्शन का वुड मीन दैट ईच वर्टिकल विद इन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया वुड टेक ऑन अ न्यू सिंगल रोल विच इज रेलिवेंट, मीनिंगफुल एंड इंपॉर्टेंट इन अ न्यू रेगुलेटरी स्कीम. क्योंकि ये सब क्या है? इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स है, तो सबके अपने अपने एक सेपरेट फंक्शंस होंगे जिसके थ्रू वो काम करेंगे. ठीक. कर्बिंग कॉमर्शलाइजेशन, मतलब यहाँ पे जो टीचर्स का कॉमर्शलाइजेशन है उसको यहाँ पे कम करने की बात की जा रही है. टीचर्स की जो कॉमर्शलाइजेशन है, मतलब टीचर्स का क्या है? कॉमर्शलाइजेशन किया जा रहा है. ठीक है, उसको यहाँ पे, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है ना. जिसमें आ जाओ, सबसे पहले बात इसमें इस पॉइंट में यहाँ पे ये की जा रही है, ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी हेल्ड टू सिमिलर स्टैंडर्ड फॉर ऑडिट एंड डिस्क्लोजर, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी. कैसे? नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी. देयर विल बी ट्रांसपेरेंट पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं. ठीक है. रिकोर्स टू ग्रीवनेस हैंडलिंग मैकेनिज्म टू जनरल पब्लिक, मतलब जनरल पब्लिक को भी पता होना चाहिए, पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. जो एग्रीडेशन सिस्टम है डेवलप्ड बाय द NAC विल प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री चेक ऑन दिस सिस्टम, और NHERC विल कंसिडर दिस एज वन ऑफ द की डायमेंशन. मतलब जो रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव्स है उसकी बात है. जितने भी फीस हैं, चार्जेस हैं, जो प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ट्रांसपेरेंटली एंड फुली डिस्क्लोज होने चाहिए. ठीक है, फुली ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, डिस्क्लोज होने चाहिए पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ. अब ये इफेक्टिव गवर्नेंस और लीडरशिप की बात की जा रही है. नेक्स्ट पॉइंट है. ठीक है, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसमें बात की जा रही है थ्रू अ सुटेबल सिस्टम ऑफ ग्रेडेड एग्रीडेशन एंड ग्रेड. जस्ट अ सेकंड, मैं दूध लेके आ रही हूँ, 5 मिनट का टाइम देना. सॉरी, वो दूध वाला आ गया तो लेना पड़ा इस वजह से. ठीक है, सॉरी. देखो, सबसे इसमें बात की जा रही है इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में. ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे बोली जा रही है थ्रू अ सुटेबल सिस्टम ऑफ ग्रेडेड एग्रीडेशन एंड ग्रेडेड ऑटोनॉमी इन अ फेज मैनर. ये पॉइंट हम लोगों ने अभी पहले भी पढ़ा था कि मतलब हमें क्या करना है, जो जितने भी क्या बोलते हैं उसको,
कॉलेजेस हैं उनको क्या करनी है, ऑटोनॉमी देनी है, उनको क्या करनी है, ऑटोनॉमी देनी है, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ 15 years ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विल एम टू बिकम इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन परसुइंग इनोवेशन एंड एक्सीलेंस। मतलब उन्हें क्या करना है, ग्रेड ऑटोनॉमी देनी है, जितनी भी कॉलेजेस हैं, है ना, वो खुद से ग्रेड कर पाए, खुद से एग्रीडेट कर पाए, ठीक है, उनको ग्रेडेड ऑटोनॉमी देनी है, ठीक है, ये चीज बोली जा रही है। फिर सेकंड दूसरी बात ये बोली जा रही है, अपॉन रिसीविंग द एप्रोप्रिएट ग्रेडेड एक्रीडेशन दैट डीम the institution ready for such a move board of governor shall be established, ठीक है। equity consideration will also be taken care of while selecting the members। फिर बोला जा रहा है जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है इंस्टीट्यूशन की विल बी empowered to govern the institution free of external interference। मतलब जो भी गवर्न करें वो कैसे होने चाहिए, एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस है उसके फ्री होने चाहिए। इट इज इनवेसाइज दैट ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी इंसेंटिवाइज्ड। मतलब यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इंसेंटिव्स देने की बात की गई थी और बैड परफॉर्मेंस के लिए डिसेंटिव्स भी देने की बात की गई थी, ठीक है। सपोर्टेड एंड मेंटोर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड शैल एम टू बिकम ऑटोनोमस एंड हैव सच एन एम्पावर्ड बाय 2035। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है शैल बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द स्टेक होल्डर्स थ्रू द ट्रांसपेरेंट सेल्फ। मतलब जो भी फीस वगैरह है, ठीक है, उसके वो कैसे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सेल्फ डिस्क्लोजर होने चाहिए, जितने भी रेलेवेंट रिकॉर्ड्स हैं। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग all regulatory guidelines mandated by the Higher Education Commission of India through नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी एंड काउंसिल, ठीक है। इसके इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, अब नेशनल एजुकेशन का जो पॉलिसी है 2020 का, ये पूरा पूरा इसमें की पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, दो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब जो हायर एजुकेशन का करिकुलम वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सब्जेक्ट्स में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट होना चाहिए। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात की गई जिसको ट्रांसफर किया जा सके, ठीक है। और एनईपी में हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी का यूज करना है, ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इनहेंस कराने के लिए। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ जिससे हम क्या करा पाए, एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर को फॉस्टर कर पाए, ठीक है, बढ़ावा दे पाए। एफिलिएशन जो सिस्टम है उसको हमें क्या करना है, फेज आउट करना है इन अ 15 ईयर और ग्रेडेड ऑटोनॉमी देनी है कॉलेजेस को। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना, जो भी एफिलिएशन सिस्टम है उसको 15 साल तक का हमें क्या करना है, 15 साल के अंदर फेज आउट कर देना, खत्म कर देना और ग्रेडेड ऑटोनॉमी देनी है कॉलेज को। जो नेशनल, ये इंपॉर्टेंट है आपका, जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं पाली, पर्शियन एंड प्रकृति, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट, मतलब इसको हमें क्या करना है, इसको भी हमें यहाँ पे इसके जो इंस्टीट्यूट्स हैं इंडियन, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, यहाँ पे सेटअप करना है, किसका, पाली, पर्शियन एंड प्रकृति को, ठीक है। इम्फेसाइज करना है जेंडर इंक्लूजन फंड को और स्पेशल, ठीक है, किसको, जेंडर इंक्लूजन जो फंड है, ठीक है, उसको, और स्पेशल एजुकेशन जो जोन है किसके लिए ये है, डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे सेटअप करना है, ठीक है। और क्रेडिट वही चीजें यहाँ पे भी लिखी है, कुछ यहाँ पे दो चार बातें एक्स्ट्रा और है, ठीक, इस वजह से मैंने इसको डाल दिया। जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, ठीक है, उसको हमें करना है, ठीक है। एनआरएफ का फाउंडेशन हो गया, बोर्ड एग्जामिनेशन जो होनी चाहिए लो स्टेक एंड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। मतलब जो भी एग्जाम्स हो वो कैसे होने चाहिए, नॉलेज की कंसेप्चुअल वर्ड यहाँ पे यूज किया गया था, ठीक है, जो आपके उसमें दे रखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, वहाँ पे कंसेप्चुअल वर्ड यूज किया गया इसके लिए, ठीक है। कोई भी रिजल्ट सेपरेशन नहीं होगा बिटवीन द स्ट्रीम। जो स्टूडेंट्स है विल हैव इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे सेपरेशन की बात नहीं की गई है, सेपरेशन नहीं होना चाहिए, ये चीज बोला गया। जो अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स है कुड बी 3 to 4 ईयर विद अ मल्टीपल एग्जिट पॉइंट। जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो 3 से 4 साल के होना चाहिए विद अ मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट। बाय 2040 ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जितने भी IITs हैं उनको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है मल्टी डिसिप्लिनरी में। फोकस किस पे करना है, लिटरेचर और साइंटिफिक जो वोकैबुलरी है इंडियन लैंग्वेज की, पर्शियन, प्रकृति, पाली, इस पे। और एमफिल को हमें क्या करना है, डिसकंटिन्यू कर देना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करेगा, जो प्री सर्विस के लिए जो स्टूडेंट्स इनरोल करेगा उसके लिए वो क्या करेगा, टेस्ट लेगा। कौन लेगा उसको, कंडक्ट कौन कराएगा, NTA कराएगा। कब कराएगा, ट्वाइस अ ईयर, ठीक है, ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 साल, ठीक। ये रैशनलाइज करना है इंस्टीट्यूशन आर्किटेक्चर फॉर हायर एजुकेशन को, मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन एट द अंडर ग्रेजुएट। मेरू को स्टैब्लिश करना है ना, और मर्ज करना है किसको, UGC और AICTE को। पूछा गया ये क्वेश्चन, हायर एजुकेशन
एक सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर में हमें क्या करना है, यूजीसी और एआईसीटी को यहाँ पे मर्ज करने की बात की गई। जो अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं वो 3 से 4 साल के होने चाहिए विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। एनआरएफ के स्टैब्लिशमेंट की बात की गई है, ठीक है। फेज आउट करना है एफिलिएशन सिस्टम को और ग्रेडेड ऑटोनॉमी देनी है। 4 साल का मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सिटीज टू बी नेम्ड, मतलब हमें क्या करना है, यूनिवर्सिटीज जो है, ठीक है, जितनी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, उसको हमें क्या बोलना है, यूनिवर्सिटी बोलना है। इंक्रीज करना है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को कितना, 50 बाय 2035। इंक्लूजन ऑफ ब्रॉड बेस्ड मल्टीडिसिप्लिनरी होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विद फ्लेक्सिबल करिकुला एकेडमिक बैंक क्रेडिट, ठीक है। ये जितना भी तीनों आप स्लाइड देख रहे हो ना, ये पूरा आपका हायर एजुकेशन का की पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज मैंने बता दी आप लोग को, मल्टीपल एग्जिट और एंट्री वाला ऑप्शन। अब हमारे 2 पॉइंट रह जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 है, ठीक है। इसका ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है मैंने पूरा आपका की पॉइंट में ही रखा है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, आज के सेशन में नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियोस काफी लंबी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये जो एनईपी का 2020 है, ठीक है। देखो अभी आप लोगों के आंसर की नहीं आई हुई है, तो जब तक आंसर की नहीं आती है तो मेरी कोशिश ये है तब तक का जो कुछ जो इससे पॉलिसीज हैं, ठीक, कुछ कमीशंस वगैरह जो रह गए हैं, ठीक है, उन सबको मैं कवर करा लूँ। एक बार आप लोगों की आंसर की आ जाए, उसके बाद पेपर को डिस्कस करके फिर पूरा जैसे हम लोग प्रिपरेशन करना है, मतलब पहले हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाना है, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा, ठीक है, ढंग से। मतलब पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे, कंटेंट जो था कंटेंट पहले मैंने करा दिया आप लोगों को, फिर से मैं रिवीजन इसका कराऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आंसर की आ जाने दो, उसके बाद फिर ये सब चीजें करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग का ये आपका पार्ट 2 रहना है, ये पार्ट 2 है आपका एनईपी का, ठीक है। एनईपी का पार्ट 1 में हम लोगों ने स्कूल एजुकेशन को डिस्कस किया था, आई थिंक पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 3 है शायद। जो पार्ट 1 था वहां पे हम लोगों ने इसको इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस किया था, ठीक है, एनईपी 2020 का। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोगों ने स्कूल एजुकेशन को पूरा डिस्कस किया है, और पार्ट 3 में हम लोगों ने हायर एजुकेशन को पूरा डिस्कस किया। मैंने अलग अलग पार्ट बनाए हैं इसके, जिससे आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके अलावा जो पार्ट 3rd और 4th है ना, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और बीच बीच में थोड़ा सा जो इंटरफेरेंस हो जाता है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, प्लीज़ मैनेज करिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है ये कल मैं सेशन लेने के बाद, है ना, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल ही सेशन लूंगी। अगर कल नहीं हो पाता है तो फिर ये परसों जाएगा, अदरवाइज अगर मैं कल सेशन इसका कर लेती हूँ, जो लास्ट सेशन होगा 3rd और 4th पार्ट का, वो लेने के बाद उसके तुरंत बाद ही मैं टेलीग्राम पे इसका डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम पे ही ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी। तो वहां से आप लोग को, देखो मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि आप लोग को लिखना नहीं है, ठीक है। मैं दूंगी आप लोगों को पीडीएफ, वहीं से आप लोग हाईलाइट कर लेना, उसी को एग्जाम के लिए पढ़ते रहना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।